मेरे मन में इच्छा है कि नागरी दास जी का एक बार स्मरण कर लिया जाए। सतत छके रहते थे हितवाणी में। और उनका भजन कैसा था? उनका भजन ऐसा था कि प्रतिदिन चतुरासी का कोई एक पद उठा लेते थे और सतत बस उसी पद की भाव भावना में खोए रहते थे। इसलिए कल मैंने आपको कहा कि भाई आप और मैं क्या करते हैं, आप और मैं इसे पुस्तक पोथी समझकर इसको कंठस्थ करने में लग जाते हैं। फिर मैंने देखा फिर रोज चतुरासी का पाठ करने से कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है। ये बाणी तो बाणी जैसी है, ये शब्द शब्द जैसे हैं पर शब्द नहीं है। हो सकता है ये पुस्तक का आकार लिए हो, लेकिन ये पुस्तक नहीं है। तो नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, ये तो रस का सिंधु है। और सिंधु में तो अगर भाव रत्न प्राप्त करना है तो गोता लगाया जाता है। गोता लगाने की विधि क्या है? कोई एक पद उठाते हैं नागरी दास जी नित्य। रसिकों का जीवन सिखाता है ना कि आपका मेरा जीवन कैसा हो। रसिकों की जीवन शैली से ही आप और मैं सीख सकते हैं कैसे इस पथ पर आगे बढ़ा जाए। एक पद उठाते हैं और छके रहते हैं उस पद की भाव भावना में। अब ये व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं कि गुलाब के फूल से पहले कांटा आता है। ये गुलाब के फूल को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति द्वारा की गई एक व्यवस्था है। ऐसे भक्त के आसपास में निंदक रहते हैं, विद्वेषी रहते हैं अकारण। उनको कोई कारण नहीं है निंदा करने का, द्वेष करने का, पर है तो है। अब ठाकुर जी की बनाई व्यवस्था है कि भक्त सुरक्षित रहता है इसमें। अब नागरी दास जी के भी कुछ एक ऐसे थे जो निंदा करते थे। एक बार श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में नागरी दास जी के गुरु पुत्र गोस्वामी नागरवर जी श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे। अब नागरी दास जी कथा में नहीं आते थे। निंदकों को अवसर मिला निंदा करने का। गुरुपुत्र से जाकर कहा कि आप तो नागरी दास को बड़ा महात्मा समझते हैं, आप कथा कह रहे हैं, इतना भी आदर नहीं है कि आपकी कथा श्रवण करने ही आ जाए। अब गोस्वामी नागरवर जी ने नागरी दास जी जब राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने गए तो कहा कि आजकल तो दशम स्कंद की कथा हो रही है, अब तो आपको कथा में आना चाहिए। अब गुरुपुत्र का आदर करने के लिए श्री नागरी दास जी उस दिन संध्या समय कथा में पहुंच गए। अब कथा में संयोग से प्रसंग चल रहा था धेनुकासुर के वध का। नागरी दास जी तो अपनी भाव भावना में छके थे। धेनुकासुर के वध का प्रसंग चल रहा था। गोस्वामी जी ने वध के प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि गधे का रूप धर के आया वो असुर। श्री ठाकुर जी ने उस गधे की टांग पकड़ी और धड़ाम से भूमि पर देकर मारा। बस ऐसा सुना और नागरी दास जी इतने व्याकुल हो गए कि बीच कथा में से उठकर चल दिए। यद्यपि बीच सभा में से जाने वाला मूर्ख होता है, ऐसा नीति शास्त्र कहता है, और ये व्यासपीठ की भी अवज्ञा है, अवहेलना है। पर नागरी दास जी नहीं रह पाए, नहीं बैठ पाए और बीच से उठकर चल दिया। अब तो निंदकों को एक और बड़ा अवसर मिला कि इसने व्यासपीठ की अवहेलना कर दी। इतनी भी सभ्यता नहीं है। गुरुपुत्र व्यास आसन पर विराजमान है और उसकी अवज्ञा अवहेलना करके चल दिया और आप इसे बहुत महात्मा समझते हैं। थोड़ा सा नागरवर जी के मन में भी आया कि नागरी दास जी ने ऐसी क्रिया क्यों की। मैं जानता हूं वो बड़े भावना परायण महात्मा है, उनसे ऐसा व्यवहार अपेक्षित नहीं था। अगले दिन नागरवर जी ने, श्री गोसाई नागरवर जी ने श्री नागरी दास जी से कहा कि आपको सौगंध है, आप बताइए कल आपने ऐसी क्रिया क्यों की, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। नागरी दास जी के नेत्रों में जल भर आया। गुरु चरणों में, गुरुपुत्र के चरणों में लुंठित होकर बार बार क्षमा याचना करते हुए कहने लगे कि प्रभु, जिस समय आप धेनुकासुर के वध का प्रसंग वर्णन कर रहे थे, मेरा मन श्री आचार्य महाप्रभु की वाणी के एक भाव में छका था। आज निकुंज मन मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुन अभूत भूतल पर जोरी, आज निकुंज मन मंजू में हरिउर मुकुर बिलोक अपन को। मैं भावना कर रहा था कि
प्रियतम के हृदय रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर भोली प्रिया मान किए बैठी हैं और मानिनी प्रिया को प्रियतम मना रहे हैं। चिबुक सुचारु प्रलोए प्रबोधत प्रिय प्रतिबिंब जनाए निहोरी। जिस समय प्रियतम के उस अत्यंत शोभा के धाम, उस अत्यंत सुंदर सुकुमार कर कमल में मानिनी प्रिया का चिबुक शोभा पा रहा था मेरी भावना में, उस समय आपने प्रियतम के हाथ में गधे की टांग पकड़ा दी। मेरा मन इस भावना को स्वीकार नहीं कर पाया, आहत हुआ मेरा 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 वो भावपरायण मन, और क्षमा करिए मुझे वहां से उठकर जाना पड़ा। मन तो किया गोस्वामी नागरवर जी का कि इसी क्षण नागरीदास जी के चरणों में प्रणाम कर दे। ऐसा रसिक कि छाड़ रसिक रसिकनी जू के रस विहार की बात और न जाने न मन चले।